नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चंद सामान्य ज्ञान का ये सेकंड वीडियो है और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो चैनल पर नहीं देखा हो, चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख ले। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है और बहुत ही कम समय में और समराइज्ड वे में मैं लूसेंट कंप्लीट कराने वाला हूं। तो जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियो कार्बन विधि से C14 जैसी नवीन विशेष पद्धतियों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अब ये चीज़ें जीवाश्मों की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो आप बताओ, कार्बन डेटिंग या कह सकते हैं रेडियो कार्बन विधि या C14 के द्वारा नापी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड भी हो गया। अब इसका विस्तार कैसा? तो विस्तार देखिए, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। लोग चतुष्फलकीय बता देते हैं, लेकिन भारत का इसका विस्तार जो है आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार का। ये 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, अब इसके बारे में देखो, विशेष टिप्पणी लिखा गया है। तिथि निर्माण कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लिपि द्वारा की गई। देखिए, ये चीज़ें भी याद कर लेना जरूरी है। BF लिपि द्वारा 1946 में की गई थी। जिस पद्धति में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है उसको उतना ही प्राचीन मात्रा, कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है उतना ही क्या माना जाता है, उसको प्राचीन माना जाता है। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे दयाराम साहनी ने की थी, राय बहादुर। अब वहीं पर बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक अथवा जो है कांस्य युग के नाम से रखा गया है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। अच्छा, आदि ऐतिहासिक मतलब यहाँ पर लिखा हुआ मिला तो, लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया। ये चीज़ें इसका मतलब प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है सिंधु का। और यहाँ पर कांस्य के बर्तन बहुत ज़्यादा मिले थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी किसी को कहा गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें बात कहा गया है, सर जॉन मार्शल यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। कौन? सन जॉन मार्शल। 1924 में ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। किसने? आप बताओ। सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही इसकी खुदाई हुई थी। ये चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों। एक एक क्वेश्चन आपको इसमें देखिए कितने बेहतरीन मिल रहे हैं आपको। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे में। देखो, किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर यानी बलूचिस्तान में मिले। किस तरफ की बात कर रही है? तो आप बताओगे पश्चिमी। अब वहीं पर बात करते हैं, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर नगर जिला मेरठ के उत्तर पूर्वी में। देखो, पश्चिम में क्या मिला? पश्चिम में आप बताएंगे दास्क नदी के किनारे, पूरब में आप बताएंगे हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठपुर उत्तर प्रदेश में। वहीं पर बात करें उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट अखनूर के तट पर मांदा जम्मू कश्मीर में मिला, मांडा। और दक्षिणी पुरास्थल आप बताएंगे गोदावरी नदी के तट पर दायमा नदी किनारे अहमदनगर महाराष्ट्र। दास से दक्षिणी और दास से जो है दायमाबाद। इजीली याद कर सकते हो। दायमा दक्षिण की तरफ कहो तो दायमाबाद, और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में मिला। एक एक चीज़ें आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आपने कोई भी परीक्षा देखा होगा, लगभग 70 से 75% क्वेश्चन जो है आपको लूसेंट से ही मिलते हैं। इसलिए लूसेंट को कम से कम 2 से 3 बार बुक हो तो उससे भी पढ़ें आप, और वीडियो भी जरूर देखें। सिंधु घाटी सभ्यता में सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर माना गया है। 6 कौन कौन थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीवाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा, कालीबंगन। 6 स्थान क्या थे? विकसित स्थान थे, कह सकते हैं। मिले तो बहुत सारे, लेकिन विकसित स्थान केवल 6 को ही माना गया। अब बात करते हैं, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को 2021 के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। किसको? धौलावीरा को। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए? हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात में ही खोजे गए।
डायरेक्ट पूछा गया कि हड़प्पा संस्कृति सबसे स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति कहाँ खोजे गए, तो आप बताओगे हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के स्थल कहाँ खोजे, तो उत्तर बताओगे गुजरात में। गुजरात में सबसे बड़ा जो है गोदीवाड़ा मिला था। अभी इन सब की चर्चा होगी, बने रहे हमारे साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, आप बताओ मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसकी सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। हिसार में इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। देखिए कहा गया है राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा स्थल भारत में प्राप्त, और इसकी खोज किसने, सूरज भान ने की थी। और कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। देखिए ये क्वेश्चन जो भारत में सबसे बड़ा की बात है, इसको आपको एक एक पॉइंट इसमें याद कर लेना। कब खोज की गई, 1963 में, और किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी किनारे राखीगढ़ी। और किसने खोजा, आप बताओ, सूरज भान ने। कहाँ पर है, तो हरियाणा के हिसार नदी में। तो एक एक पॉइंट इसमें, क्योंकि भारत देखो और चौथे बड़े वाले वो पाकिस्तान में चले गए। भारत में स्थित राखीगढ़ी को आपको याद ही करके रखना चाहिए प्यारे साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का क्या था, बंदरगाह था। देखिए दोनों, लोथल तो सबसे बड़ा गोदीवाड़ा था और सुतकोतदा भी एक प्रकार का बंदरगाह ही था। अब बात करते हैं जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है का साक्ष्य कहाँ पर, आप बताओगे नक्काशीदार ईंटे का, तो आप बताओगे कालीबंगा में। एक एक चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। अब देखो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करता है और वर्तमान स्थिति को हम जान लेते हैं एक एक करके। देखिए सब बहुत बेहतरीन वे में आपको मिलने वाला है, इसमें बहुत समराइज वे में चीज़ें दी गई हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर, तो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान। अब क्या करो, हर हर हाथ से हड़प्पा और राह से रावी नदी। और पंजाब पाकिस्तान के पास से पाकिस्तान पास से पंजाब का साहिवाल जिला में मिला था। और इसके खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी इसके हैं। और वर्तमान स्थिति इसका तो आपको पता ही चल गया। अब देखिए इसमें दयाराम साहनी तथा माधव रूप वत्स ने, दो लोगों ने मिलकर किया था, कब 1921 में। देखिए कई लोगों ने भी इस पर कार्य किया। देखिए माधव वत्स ने, व्हीलर ने भी जो है इस पर वर्क किया। अब मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु सभ्यता पाकिस्तान की कहाँ पर, लरकाना जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने, राखल दास बनर्जी ने किया था, 1922 में किया था। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की सबसे पहले, उसके बाद मोहनजोदाड़ो 1922 में। उसके बाद देखिए आप कई लोगों ने बाद में भी इस पे कार्य किया, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चनहुदड़ो सिंधु सभ्यता, चंद्रहुदड़ो सिंधु प्रांत में है, पाकिस्तान नवाब शाह जिला में है प्रेजेंट टाइम में। और इसकी खोज जो है मैके ने किया था 1925 में। यूमेनजी मजूमदार ने 1931 में भी इसमें काफ़ी चीज़ें खोज की। अब बात करते हैं कालीबंगन किस नदी किनारे, आप बताओगे घग्गर नदी किनारे है। और ये कहाँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। अमलानंद घोष ने 1951 में, देखिए ये नाम जरूर याद रखना है। कालीबंगा की खोज किसने, अमलानंद ने। कालीबंगन अमलानंद घोष ने 1951 में किया। देखिए आज़ादी की बात हुई है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु प्रांत खैरपुर स्थान में है। इसका खोज जो है ये सिंधु प्रांत कहाँ, पाकिस्तान में ही है। फजल अहमद ने 1953 में किया था। अब बात करते हैं रंगपुर किस नदी किनारे, मादा नदी किनारे जो है रंगपुर कहाँ पर है, आप बताओ, मादा नदी किनारे। और ये कहाँ पर, गुजरात में काठियावाड़ जिला में है। और रंगनाथ राव ने जो है इसकी खोज किया था, रंगपुर का रंगनाथ राव। देखिए इनको दोनों को याद करना बहुत आसान है, रंगपुर और रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। और किसका खोज किसने किया, तो मादर नदी किनारे है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में ही। इसमें सब में एक चीज़ देखो, जो सभ्यताएं थी नदी किनारे ही बसती थी। अब बता दो रोपड़ सतलज नदी किनारे, और पंजाब का रोपड़ जिला अभी भी है, पंजाब का रोपड़ जिला है। यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोग यज्ञदत्त ऐसे कुछ करके आप मल्टीपल टाइम रोग हमारे साथ बोलेगा, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा सतलज नदी। बार बार आप रिपीट करेंगे, जब भी आप रोपड़ का नाम याद आएगा तो यज्ञदत्त शर्मा जरूर याद आएंगे। छोटे बच्चे जैसे कहते थे, बार बार रिपीट करते थे। यदि आपको सीखना है तो छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। लोथल जो है कहाँ, भोगवा नदी किनारे, गुजरात के
अहमदाबाद जिला में है और रंगनाथ राव ने भी इसकी खोज की। देखिए लोथल तथा रंगपुर, रंगलो चावल आपको बता दो, चावल का जो साक्ष्य रंगपुर तथा लोथल दोनों जगह, रंगलो चावल याद कर लीजिए। अब बात करते हैं आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी भी खोज किया था। और यज्ञदत्त शर्मा ने आपको पता है रोपड़ की भी खोज किया और आलमगीरपुर का भी लोथल ने किया था। सुध कांगेर और दास्क नदी किनारे पाकिस्तान के मकरान समुद्र तट के किनारे आयरनस्टाइन ने भी बाद में इस पर वर्क किया था। ये एक चीज़ें भी इसमें याद करके रखना प्यारे साथियों। अब बात करते हैं बनवाली, रंगोई नदी किनारे हरियाणा के हिसार जिला में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की था। धौलावीरा लूनी नदी किनारे और गुजरात के कच्छ जिला में खादिर द्वीप पर स्थित है। अब बात करते हैं सुतकाह जो है सादिकोह, इसी सातकोह नदी किनारे बलूचिस्तान, जॉर्ज हेल्स ने इसकी खोज किया था। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार सबको देख लीजिए जिसे मैं इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। हड़प्पा जो रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चनहुदड़ो सिंधु नदी किनारे, चनहुदड़ो और आपको बता दें मोहनजोदड़ो, देखिए दोनों में दड़ो दड़ो लगा, दोनों सिंधु नदी किनारे, इजीली आप याद करते हो। चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों में दड़ो लगा है, दोनों सिंधु नदी किनारे हैं। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी किनारे, रंगपुर माता नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे, लोथल जो है भगवा नदी किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, सुदकांगेड़ और दास्क नदी किनारे, बनवाली रंगोई नदी किनारे, धौलावीरा लोनी नदी किनारे, सुदको सादिकौर नदी किनारे। ये चीज़ें आपने याद कर लिया प्यारे साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे कुछ बात करते हैं। चले जूम कर लेते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ जो है आप देख रहे हो रोड की तरफ खुलते, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आगे की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर में ही एक अपवाद था, लोथल के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, जिसे आज भी देखो कई जगह ऐसा है कि पीछे लोग खोलते हैं क्योंकि आवाज़ वगैरह ज़्यादा ना आए कॉलोनी में। आगे तो दरवाजा रहता, पीछे बैक साइड में भी रहता है। बात करते हैं सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, तो आप बताओ गेहूँ तथा जौ थी। मुख्य फसल सिंधु घाटी सभ्यता क्या बताओ, गेहूँ तथा जौ थी। अब बात करते हैं संधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। देखिए शहद का प्रयोग भी किया जाता था। मिट्टी से बने का हल का साच जो है बने हल बनवाली से हुआ। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ, बने हुए हल का साच जो है बनवाली से प्राप्त हुआ। रंगपुर लोथल में दाने, चावल के दाने साच हुए। रंगलो चावल मैंने बताया था अभी, जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल प्रथम साक्ष्य मिलते ही लोथल से ही प्राप्त हो। पहला साक्ष्य चावल से कहाँ, लोथल से ही प्राप्त हो। सेकंड कहाँ प्राप्त हुआ बताओ, रंगपुर से प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं, देखिए सुतकोदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधो घाटी, सैंधोकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले। कहाँ पर, घोड़े का अस्थिपंजर सुतकोटा से मिला, कालीबंगन तथा लोथल तीनों जगह से घोड़े के अस्थिपंजर मिले थे। तौल नाप की इकाई संभवतः 16 के अनुपात हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए 2 पहिया, 4 पहियों एवं बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ये एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। अब देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंधु घाटी के विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से होता था। तांबे का व्यापार जो है खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से होता था। देखिए तांबे का कहाँ, खेतड़ी राजस्थान में है, और उसके बाद बलूचिस्तान, ओमान से होता था। चांदी का अफगानिस्तान, ईरान से होता था। सोना का कर्नाटक, अफगानिस्तान से। टिन का जो है अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद का जो है सौराष्ट्र, लाजवर्द का क्या है, मेसोपोटामिया से। एक एक चीज़ें इनको तो इंपॉर्टेंट करके बार बार इसको याद कर देखना है। सीसा का व्यापार जो ईरान से। देखिए कितना पहले ही इतना दूर दूर तक व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब बात करते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो आप बताओगे स्नानागार थी, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। आप बताएंगे सबसे बड़ा स्नानागार मिला था कहाँ पर, तो बताओ मोहनजोदड़ो में। आपने मूवी देखा मोहनजोदड़ो। अग्निकुंड, यज्ञ की वेदी लोथल में कालीबंगा से प्राप्त हुआ। यज्ञ की वेदी कहाँ से प्राप्त हुआ, देखिए कि चीज़ें प्राप्त आप तो आप बताओगे कालीबंगा तथा लोथल से मिला था। कालीबंगन, कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ की मूर्ति मिली। सील मतलब मोहर पर जो है 3 मुख वाले जो है देवता की मूर्ति, जिसे संभवतः पशुपति नाथ कहा गया। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा और चीता, ये कौन कौन से पशु थे, हाथी, गैंडा एवं चीता, भैंसा विराजमान थे। 4 पशु, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। चारों पशुओं को आपको नाम याद करके रखना प्यारे साथियों।
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ पर बताओ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी, देखिए आपने उसमें मोहनजोदड़ो पिक्चर में एक श्रृंगी वाले पशु की बात करता है, एक श्रृंगी पशुओं का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। स्त्री को उर्वरा की देवी कहा गया है, इससे ये साक्ष्य मिलता है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर? लोथल तथा जो है चनहुदड़ो में जो है मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ये पूछा जाए मनके बनाने कारखाने कहाँ कहाँ से, और उत्तर बताएंगे आप लोथल तथा चनहुदड़ो से मिले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाएं से बाएं, कैसे दाएं से बाएं, जैसे आज हम बाएं से दाएं से बाएं लिखते, वैसे पहले ही दाएं से बाएं लिखी गई थी। जब अभिलेख के एक से अधिक पंक्तियों की होती थी तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो है सुमेरिया की सभ्यता थी। उचित प्रणाली विकसित कहाँ थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को नगरों, लेकिन ये सभ्यता जो लिखी लिपि इनकी आज तक पढ़ी नहीं गई, जिसे भाव चित्रात्मक कहा गया है, चित्र के द्वारा दर्शाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए जो ग्रिड पद्धति अपनाते थे। अब देखिए कुछ चीज़ें और इसमें देखा, अच्छा ये तो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग जो है सिंधु के लिए। मेसोपोटामिया मेलुहा शब्द किसके लिए किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के को क्या कहा जाता है? मेलुहा कहा गया है। किसमें? मेसोपोटामिया में। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके? बनिया वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा था। देखिए किसने जो है मोहनजोदड़ो तो था, हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा था, तो आप बताओ कि पिग्गट ने कहा था। ये एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की को उर्वरा देवी मानते थे और उनकी क्या करते थे? पूजा किया जाता था। चलते हैं, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता। वृक्ष की पूजा यानी कि वृक्ष की पूजा, प्रकृति की पूजा साफ साफ कहे तो करते थे, और शिव पूजा का भी साक्ष्य इसमें मिला है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? बताओगे हड़प्पा सभ्यता। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले। देखिए पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर मिले, तो मंदिर का कहीं भी कोई भी साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए होने वाला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला जो सांड होता था इस सभ्यता में बहुत ही पूजनीय हुआ करता था। स्त्री की मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज जो है मातृसत्तात्मक थी। सिंधु समाज से हर जगह स्त्रियों से रिलेटेड चीज़ें मिलते थे। इससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक, वहाँ पर माता का मुख्य शासन चलता था। अब बात करते हैं सिंधु वासी सूती तथा ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते। देखिए कितना हाईटेक पहले से लोग थे। अब बात करते हैं मनोरंजन के लिए सैंधोवासी जो है मछली पालन, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना। पासा भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए लाल। अब वही बात करते हैं, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? लेकिन तलवार से। हो सकता है साक्ष्य ना मिले परिचित हो, लेकिन साक्ष्य नहीं मिला तो हम मानते परिचित भी नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। बात करते हैं कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के हेतु तथा किले से घिरा हुआ था। किले से क्या होता? घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता। देखिए इसकी भी चर्चा हम वीडियो में कर ही चुके हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के में जूते जाने अस्त्रों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा जो है प्रमाण मिलते हैं। अब बात करते हैं प्रदा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति जो है सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। प्रदा प्रथा भी था, वैश्यावृत्ति भी जो है इस समय प्रचलित थी। अब बात करें शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। जलाने तथा गाड़ने प्रथाएं दोनों प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए हड़प्पा में क्या था? शव को दफनाया जाता, जबकि मोहनजोदड़ो में जो है
जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, दोनों को याद कर दिया। हड़प्पा सभ्यता में दफनाया और मोहनजोदड़ो में जलाया। मोहन जो जलाया, जा देखिए, जा से जलाया, इसे याद कर लीजिए, दोनों कन्फ्यूजन हो, कहाँ जलाया जाता था और कहाँ दफनाया जाता। तो मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था। अब बात करते हैं लोथल कालीबंगा युग्म समाधि। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह जो है जोड़े में समाधियाँ मिली हैं। हो सकता है पति पत्नी के हों। सिंधु सभ्यता के विनाश संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी का टेराकोटा कहा जाता। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहा जाता था। बात करते हैं, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की हमने चर्चा कर ली है। वीडियो में हम जो है वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे साथियों, बने रहें। अब बात करते, देखिए, इसमें वैदिक काल का विभाजन दो भागों में। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी में, जबकि उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसका जरूर चमत्कारिक फायदा मिलने वाला है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आए? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने मैक्स देखिए, सबसे अधिक बार मान्य जो है मैक्स मूलर, माँ से मैक्स मूलर, माँ से मध्य से। मैक्स मूलर ने कहा था मध्य एशिया से आए थे। सबसे अधिक मान्य जो होता है मैक्स मूलर वाला होता। आर्य कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता, जबकि आप बताएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता तो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। एक एक चीज़ें आपको, आर्य शब्द का किसके लिए? भाषा समूह को इंगित करता। आर्य शब्द किसके लिए? आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में कैसी थी? पहले कुल होता था, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ये सब जो है इनका क्रम था। सबसे छोटा कुल, कुल मिलके बनता ग्राम, ग्राम बन के विश्व, विश्व मिलके जन, और जन से क्या बनता था? राष्ट्र। अब ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, विश्व के मुखिया को विश्वपति, जन के मुखिया को राजन कहते थे। एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। पुरोहित तथा सेनानी इसमें क्या होते थे? प्रमुख हुआ करते थे। अब बात करते हैं वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित उस समय के हुआ करते थे। अब बात करते हैं सूत रथकार एवं कम्माद्य नामक अधिकारी जो है रत्नी कहे जाते हैं। सूत रथकार एवं कम्माद्य जो है ये रत्नी कहला जाते थे। इनकी संख्या राजा के सहित कितनी? 12 हुआ करती थी। अब बात करते हैं पूरब जो है दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता था, और पूरब किसी दुर्गपति, दुर्ग की रक्षा करने वाले को अस्पष्ट कहा जाता था, दुर्ग पूरब कहा जाता था। अब बात करते हैं वाचस्पति गोचर भूमि की अधिकारी होता था। जो गांव चराने वाली भूमि का अधिकारी को क्या बोलते थे? वाचस्पति कहा जाता था। जबकि यही कहा जाए कि उग्र के थे, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो उग्र करते थे। अब बात करते हैं भागदूह राजस्व एवं एकत्र करने वाला जो है अधिकारी क्या करता है? भागदूह। इसकी एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट साथियों। आज जो है पेपर का लेवल बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक। अब देखिए यहाँ पर दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम किस दिशा में? देखिए, पूर्व को क्या कहते थे? प्राची कहा जाता उत्तर वैदिक शब्द में, और यहाँ के सम्राट को सम्राट कहा जाता था। पश्चिम को प्रतीची कहा जाता था, और इस राजा को क्या कहता था? पश्चिम के प्रतीची कहा जाता था, स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर को उदीती कहा जाता है कि दोनों इसमें ना उदीती उत्तर, और यहाँ के राजा को विराट कहा जाता। मध्य को क्या कहते हैं? मध्य जो केंद्र में बैठा होता है उससे राजा कहा जाता। केंद्र वाले को राजा और दक्षिण वाले को भोज कहा जाता। देखिए एक बार और रिपीट कीजिए। प्राची पूर्व, देखो प्राची का अक्षर भी छोटा, इसमें दो भी अक्षर, दो अक्षर इसमें भी, और पश्चिम में भी अक्षर ज़्यादा और प्रतीचिम दोनों का। पश्चिम को प्रतीची कहा जाता था, यहाँ के राजा स्वराष्ट्र। उत्तर को उदीची, ऊ से उत्तर, ऊ से उदीची, इसका राजा विराट। मध्य को राजा तो इजीली याद हो जाएगा, दक्षिण को भोज कहा जाएगा। एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। अब बात करते हैं ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। सभा और समिति को राजा के सलाह देने वाली संस्था कहा जाता था। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था, जबकि समिति सामान्य जनता के लिए प्रतिनिधित्व करती थी। कि सभा क्या होती थी? श्रेष्ठ तथा कुलीन या संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता के लिए प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहा जाता था। एक एक चीज़, स्त्रियाँ सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। देखिए कहा गया स्त्रियाँ सभा समितियों में, ये ऋग वैदिक काल में तो ले सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो है सभा समिति भाग नहीं ले पाएंगी, आप अभी देखेंगे।
युद्ध कबीलों का नेतृत्व राजा करता था, जबकि युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। किसके? जिसका अर्थ होता था गायों की खोज हुआ करता था। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 10 राग का युद्ध कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। यह युद्ध परुसड़ी नदी के किनारे, परुसड़ी मतलब जिसका अब नाम रावी नदी कहा गया है, इसमें सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। सुदास और कितने 10 जनों के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें सुदास विजयी हुआ एवं ऋग वैदिक। अब बात करते हैं, 4 वर्णों का विभक्त था। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हुआ करते थे। अब बात करते हैं, यह विभाजन व्यवसाय के आधारित था, कर्म के आधार पे था। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इनका जो है ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्स्वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है, तो पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में है और इसमें 4 वर्ण के बारे में बात किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और यहाँ पर विभाजन व्यवसाय के आधार पर ना था, जन्म के आधार पे नहीं था। कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए, ये कहा गया है। अब अन्य चीज़ें इसमें और भी डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ, आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। आर्यों का समाज कैसा होता था? आप बताओगे पितृ प्रधान होगा। तो देखिए, अभी आपने देखा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का होता था, तो आप बताओगे वहाँ जो है मातृसत्तात्मक थी, जबकि यहाँ पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार की कुल होती थी, जिसका मुखिया जो है पिता होता था, जिसे पिता को कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। यदि विधवा है तो अपने छोटे भाई के से विवाह कर सकती थी। ये बात इसमें कही गई। आज भी ये चीज़ें प्रचलित हैं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी जो है विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी, इसमें ये भी उल्लेख मिलता है। जीवन भी भर जो है अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो आजीवन जो शादी नहीं करती तो उनको क्या कहते थे? अमाजू कहा जाता था। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले को क्या बोलते थे? जो पैसे के लिए जो पढ़ाते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों के लिए पेय पदार्थ क्या हुआ करता था? सोमरस हुआ करता था। कौन सा? सोमरस, जो आप दारू शराब कहते थे। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, ओसड़िए। अंदर पहने जाने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। जो अंदर कपड़े जिसे आज कहते हो अंडर गारमेंट, उसे नीवी कहा जाता था। अब बात करते, देखिए कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखना है। कुछ दर्शन आप देख लें पहले। दर्शन कौन थे? चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक ही थे। अब योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि थे। साख्य दर्शन के कपिल थे। न्याय दर्शन के कौन थे? गौतमी थे। पूर्व मीमांसन के जैमिनी थे। जबकि उत्तर मीमांसा के कौन सा? बादरायण से। वैशेषिक के कौन? कणाद थे। इसको तो आप जरूर स्क्रीनशॉट लें, बार बार देखिए। मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी, देखो पूर्व मीमांसा जैमिनी अक्षर छोटा है और वही उत्तर मीमांसा भी बड़ा है तो बादरायण भी बड़ी, तो दोनों को याद करें। वैशेषिक कणाद है। देखिए न्याय का योग तो पतंजलि सबको याद करिए, बाबा रामदेव याद करा दिए हैं। साख्य कपिल, न्याय गौतम, चरवाक, इसमें चरवाक याद ही करना जरूरी नहीं, तो लगभग सब चीज़ें आपको इजीली याद हो जाएंगी। बने रहे हमारे साथ। अब आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो संगीत था, रथ दौड़ था, घोड़दौड़, ये सब उनके दूध कीड़ा था, ये सब उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि हुआ करता था। महर्षि कणाद तथा भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। किसको? महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया? कणाद को कहा गया। साइंस में पढ़ेंगे आप। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाला जाने का जो है प्रावधान की व्यवस्था है। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से? इंद्र थे। इंद्र को के लिए 250 मंत्रों का उल्लेख इसमें मिलता है, ऋग्वेद मिलता है। आर्यों के लिए खोजी गई धातु कौन सी? लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता। लोहा नहीं, श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। देखिए तांबे को लोहित अयस्क और लोहे को श्याम अयस्क। देखिए लोहा का लोहित अयस्क होना चाहिए, लेकिन ना उल्टा है ना, तो ये चीज़ें याद करके रखना है। लोहित अयस्क कहा जाता है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है
ईसा पूर्व 8वीं ईसा पूर्व में हो गया था। ये देखो कहाँ प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं, देखिए व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। व्यापारी को पड़ी कहा जाता था। व्यापार को क्या कहा जाता? पेड़। लेन देन की वस्तु विनिमय की प्रणाली पर चली थी। कौन सी? वस्तु विनिमय की। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनाट यानी सूदखोर कहा जाता है। बैंकनाट किसे कहते हैं? सूदखोर को कहा जाता है। मनुष्य देवता के मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले को जो है देवता को अग्नि कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों सरस्वती सबसे पवित्र नदी का माना गया सरस्वती को, जबकि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। लेकिन पवित्र नदी कौन थी तब भी जो है, और सिंधु नदी को शतोद्री कहा जाता था। वैदिक काल में कुछ नदियां थी, उनका आधुनिक नाम देखें। कुर्भ प्राचीन नाम था, कुर्भ का नाम का कुर्रम है। कुबा किसका? काबुल का नाम था। झेलम का नाम पहले मेतेस्ता था। अस्किनी किसका नाम था? चिनाब था। पुरुषड़ी किसका नाम था? रावी था। स्वतंत्री किसका नाम? सतलज था। इन सबका नामों को जरूर याद कर लेना प्यारे साथियों। बिपाशा व्यास का था। सदानेरा गंडक का था। द्वैतवती जो है घग्गर का नाम था। गोमती का गोमल था। स्वस्ति जो है स्वात नदी का था। एक बार इसको जरूर देख ले। अब बात करते हैं, देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय हो गए। देखिए उस समय वैदिक काल में किसका बोलबाला था? इंद्र का था, लेकिन उसके बाद प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की संकल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर, देखिए उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर कार्य होने लगा, जबकि पहले किस तरह था? तो अब जानते हैं, पहले जो जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर जो है जाति का विभाजन होता था। अब देखिए एक एक बात करने वाले, देखिए ऋग्वैदिक काल देवताओं तथा उनका संबंध देख लेते हैं। इंद्र का जो है युद्ध का देवता, नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। इंद्र देखो युद्ध करते रहते थे, और वर्षा का देवता भी। कि अग्नि की बात की गई, अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना जाता है। वरुण पृथ्वी सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व सामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात के कर्ता कौन है? वरुण है। द्वय जो है आकाश के देवता को, सबसे प्राचीन आकाश को द्वय भी कहा जाता था। सोम जो है वनस्पति के देवता, उषा जो है प्रगति तथा उत्थान के देवता। अब देखिए अश्विन जो है इसके विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण जो है पशुओं को पासे पूषण पासे पशुओं के देवता, विष्णु जो है विश्व के संरक्षक को पालन करता, मरुत जो है आंधी तूफान के देवता मरुत थे। मरुत वैसे भी जान लीजिए, आंधी तूफान याद है उनको मारुत नंदन कहते हैं। किसको? हनुमान जी को ऐसे याद कर सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल रेखा, देखिए हल से ही सीता जी का जन्म हुआ, इसीलिए उनको नाम सीता रखा गया था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं सतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। सिक्कों का चलन का कोई शाक्य दर्शन, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? शाक्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व जो है 25 है। इनमें प्रकृति का पहला तत्व है, प्रकृति को पहला तत्व माना गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे की गई? फूटी नाव से। किस में किया गया? तो आप बताओ, मुंडकोपनिषद में किया गया है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपतस्द व्यवहारिक ज्योमिति का रचना किस में किया गया? आप बताएं। इसी में किया गया है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित करता है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र की रचना किसके लिए किया था? आप बताओ, किसने किया था? तो आप बताओगे विश्वामित्र ने। और किसके लिए किया था? तो आर्य बनाने के लिए। श्राद्ध की प्रथा पहले जो है दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। श्राद्ध की रचना किसने किया था? तो बताओ, निमि ने किया था। उत्तर वैदिक कालीन में कौशाम्बी नगर के प्रथम बार जो है पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला था। महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से हैं? महाभारत तथा रामायण दोनों महाकाव्य के। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है और सबसे पुराना भी महाभारत है, और जिसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जय संहिता से। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसका जन्म, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब हम दर्शन तथा विचारधाराओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसे रूढ़िवादी विचारधारा। इस संप्रदाय के लोग प्रस्तावक वेदों को प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते। इनके अनुसार वेद जो है मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उपग्रंथ साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये षड दर्शन कहा गया। इनको षड दर्शन देखिए, पहले कौन
साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये षड दर्शन के रूप में माने जाते हैं। अब बात करते हैं साख्य विचारधारा की, बात कर लेते हैं। साख्य विचारधारा, साख्य दर्शन की शाब्दिक अर्थ है गिनना। इस विचारधारा के अनुसार ब्राह्म प्रभाव का कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है। इसमें कहा गया है विचारधारा द्वैतवाद एवं विश्वास रखती है, द्वैतवाद में विश्वास रखती है, मतलब अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दोनों को पृथक सत्ताएं हैं। द्वैतवाद मतलब दोनों, आत्मा को भी मानती है, पदार्थ दोनों को मानती है, दोनों को अलग अलग मानती है। ये अवधारणा सभी ज्ञान के आधार है। इस ज्ञान के 3 प्रमुख अवधारणाओं की बात किया गया है, जिसके अनुमान लगाया गया कि प्राप्त किया जा सकता है। अनुमान, निष्कर्ष, शब्द तथा श्रवण के बारे में चर्चा की गई है। प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण की यानी कि 3 मुख्य उदाहरणों का उल्लेख किया गया है इसमें। यह विचारधारा अन्वेषण को अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए जो है प्रसिद्ध रही है। अब योग के बारे में बात करते हैं। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान के प्रयोग की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान से जो है शारीरिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन जो है यम यानी स्वनियंत्रण अभ्यास करना, नियम यानी व्यक्ति के जीवन में संचालित करने के लिए नियमों का पालन करना, प्रत्याहार यानी विषय का चयन करना, धारणा यानी मन को स्थिर रखना, ये सब करके जो है मुक्ति प्राप्त कर सकता है। देखिए फिर से, यम मतलब स्वयं पर नियंत्रण करना, नियम मतलब व्यक्ति के जीवन में नियम के द्वारा संचालित होना, प्रत्याहार विषय का चयन करना चाहिए, धारणा मन को स्थिर करना। अब बात करते हैं ध्यान यानी चयनित विषय पर ध्यान का एकाग्र करना, समाधि यानी मन तथा पिंड का विलय स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने के कारण होता है। समाधि में कहा गया मन तथा पिंड का विलय स्वयं को पूर्ण रूप से विच्छेद होने के कारण होता है। अब न्याय विचारधारा देखिए, इस मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या का सत्यता जांच कर सकता है। कहा गया है ये माना था ईश्वर ने केवल ब्रह्मांड का रचना की है बल्कि उसका पालन संहार भी करते हैं, वही इनका माना था न्याय दर्शन का। अब वैशेषिक विचारधारा की बात कर लेते हैं। यह विचारधारा ब्रह्मांड में भौतिकता पर विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्व तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एवं आकाश की चर्चा किया। देखिए अब बात करते हैं इसके द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ। किसके द्वारा? आप बताओ, वैशेषिक के द्वारा ही परमाणु सिद्धांत का ही विकास हुआ। अब मीमांसा विचारधारा के बारे में, मीमांसा वास्तविक रूप से तर्कपूर्ण चिंतन करता है, विवेचन एवं अनुप्रयोग कला का विकास होता है। इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं वेदांत विचारधारा, नास्तिक विचारधारा, लोकायत विचारधारा, तमाम तरह की विचारधाराओं का उल्लेख हुआ है। कई देखें, अब यहाँ पर देखिए वेदांत दर्शन, उपनिषद, भागवत गीता एवं ब्रह्म सूत्रों का ज्ञान जो है प्रमुख माना जाता है। 3 ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा गया। इन तीनों को देखिए, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों, तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। देखो वेदत त्रयी जो है अर्थवेद को छोड़कर तीनों जो वेद होते हैं उनको वेदत त्रयी कहा गया है, लेकिन प्रस्थान त्रयी उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्रों को मिला के प्रस्थान त्रयी कहा गया है। अब देखिए अरे साथियों, नेक्स्ट वीडियो हम सब महाजनपदों का उदय तथा अन्य चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपके लिए सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल वाला, क्योंकि आप जानते हो इन धर्मों के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो बने रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।